गुड मॉर्निंग। पुनः मनोविज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हमने मनोविज्ञान सामान्य परिचय भाग 1, भाग 2 दोनों ही अपलोड किए थे, लेकिन भाग 2 किसी तकनीकी कारण से आधा रह गया था। उसी को हम आगे बढ़ा के भाग 3 नाम दे रहे हैं, मनोविज्ञान सामान्य परिचय भाग 3। इसमें जो उस भाग में छूट गया प्लस इन दोनों भागों की एक समरी हम आपको प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको ध्यान से देखिएगा तो बहुत सारे आपके कंसेप्ट है साइकोलॉजी के, वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। कुछ टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, वह मनोविज्ञान की जो शब्दावली हमने एक वीडियो डाला था उसमें भी आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आज स्टार्ट करते हैं मनोविज्ञान सामान्य परिचय भाग 3। पूरा एक साथ आ जाएगा। आज हम इसमें बात करेंगे मनोविज्ञान की विधियाँ। मनोविज्ञान की क्या क्या विधियाँ होती है, अर्थात मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियाँ, जिस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं मनोविज्ञान में उसकी क्या क्या विधियाँ है। तो कहीं न कहीं ये विधियाँ है वह शिक्षा मनोविज्ञान से ही संबंधित हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमने अध्ययन किया था कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड ली थॉर्नडाइक को। विधियाँ क्या होती है तो समझे, वह मार्ग जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। विधि किसे कहते हैं, तो वह मार्ग जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। तो मनोविज्ञान की विधियों का लक्ष्य क्या है, तो सत्य की खोज करना। ठीक है, तो विधिया किसे कहते हैं, वह मार्ग जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है वही कहलाती है मनोविज्ञान की विधिया। अब मनोविज्ञान में विधियों का अर्थ क्या होता है और इसे किस प्रकार से संपादित किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होना जरूरी है, शैक्षिक समस्या। अगर कोई भी शैक्षिक समस्या आती है तो शैक्षिक समस्याओं के संबंध में, देखिए हर परिभाषाओं को हम टुकड़े करके याद रखें तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी। शैक्षिक समस्याओं के संबंध में, अब शैक्षिक समस्याएं हैं तो उसके संबंध में क्या किया जाना चाहिए, मनोवैज्ञानिकों द्वारा, अर्थात इन विधियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, मनोवैज्ञानिक के द्वारा। कब किया जाता है, जब कोई शैक्षिक समस्या आती है तो शैक्षिक समस्याओं के संबंध में मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने तथ्यों के संकलन में, अर्थात उनके अध्ययन के द्वारा तथ्य आएंगे, तो अपने तथ्यों के संकलन में, अपने तथ्यों के संकलन से भी कह सकते हैं, अपने तथ्यों के संकलन से जो तथ्य प्राप्त किए अध्ययन करके, तो अपने तथ्यों के संकलन से, या अपनी परिकल्पनाओं की जांच हेतु, जो उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई है, अपनी परिकल्पनाओं की जांच हेतु ये हो गया इसका लक्ष्य, नई परिकल्पना का निर्माण करना। अपनी परिकल्पनाओं की जांच हेतु नई परिकल्पना का निर्माण करना ही मनोवैज्ञानिक विधिया कहलाती है। तो ये पूरी परिभाषा क्या हो गई, शैक्षिक समस्याओं के संबंध में मनोवैज्ञानिकों द्वारा अपने तथ्यों के संकलन से अपनी परिकल्पनाओं की जांच हेतु नई परिकल्पना का निर्माण करना ही मनोवैज्ञानिक विधिया कहलाती है। और आपने पढ़ा होगा कि ये जितनी भी विधियाँ होती है उनको दो भागों में बांटा जा सकता है। एक विधि होती है आत्मनिष्ठ विधि होती है, और आत्मनिष्ठ के बाद दूसरी विधि होती है वस्तुनिष्ठ। तो मनोविज्ञान में विधियाँ आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दो प्रकार की होती है। किसे कहते हैं, हम ये पर्सनैलिटी वाले चैप्टर में पूरा पढ़ चुके हैं, तो इसे भी ध्यान रखें। अब कौन कौन सी विधियाँ हैं, तो आपको 5 विधियों के बारे में लगभग जानकारी होनी चाहिए। यह 5 विधियाँ क्रमानुसार पढ़ेंगे, इन 5 विधियों की उपयोगिता भी पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है आत्मनिरीक्षण विधि। आत्मनिरीक्षण विधि, देखिए कंसेप्ट है वो कहीं न कहीं आप पढ़ चुके हैं, फिर भी आज एक रिवीजन क्लास और बाकी जो बचा है इसमें आता रहेगा। आत्मनिरीक्षण विधि, इसी को ही बोला जाता है इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, लेकिन इसको कहा जाता था टू लुक विद इन, मतलब स्वयं का मूल्यांकन करना। अगर इसी को एक वर्ड में नाम दिया जाए, परीक्षा में पूछ लिया जाए कि आत्मनिरीक्षण विधि की टैगलाइन क्या होती है, वन वर्ड में कहें, तो इसी आत्मनिरीक्षण विधि का टैगलाइन होगा मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। मस्तिष्क द्वारा
स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण, स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण मतलब आप खुद के कार्य का मूल्यांकन कर रहे हैं निरीक्षण के द्वारा, तभी यह विधि कौन सी कहलाएगी? आत्मनिरीक्षण विधि। तो मनोविज्ञान की सबसे पुरानी विधि की बात करें तो यही है, और इसके प्रणेता की बात करें तो हम पढ़े थे संरचनावाद में, इस विधि के प्रणेता हैं विल्हेम वुंट, जिसको विलियम वुंट भी कहा जाता है, विल्हेम वुंट। और इसी विधि को आगे बढ़ाने का काम किया था जॉन लॉक ने। तो ये पूछा जा सकता है कि आत्मनिरीक्षण विधि, ठीक है ना, कभी कभी अंतर्दर्शन विधि भी आता है, आत्मनिरीक्षण और अंतर्दर्शन दोनों एक ही है। इसके प्रणेता विलियम वुंट है और इसको आगे बढ़ाने का संबंध किसका था? जॉन लॉक से था, ये जरूर ध्यान रखना है। अब इस विधि का संबंध किस वाद से होगा? तो प्रणेता कौन है? विलियम वुंट है। तो आत्मनिरीक्षण विधि का संबंध किस वाद से है? तो विलियम वुंट ने कौन सा वाद दिया था? संरचनावाद। तो आत्मनिरीक्षण विधि का संबंध कौन से वाद से हो जाएगा? संरचनावाद से संबंध हो जाएगा। अब इसको कैसे समझें? तो मान लीजिए कोई एक छात्र है, वह किसी कविता को पढ़ रहा है। अब आप भी किसी कविता को पढ़ रहे हैं, तो उस कविता को पढ़ने के बाद आपके मन की मनोदशा कैसी होगी? मतलब इस कविता को पढ़ने के बाद आपको आनंद आ रहा है, इस कविता को पढ़ने के बाद आपके भावों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हो सकता है इस कविता को पढ़ने के बाद आपके भावों में नकारात्मक परिवर्तन हो गया हो। तो देखिए, एक बालक है, वह कविता पढ़ रहा है और इस कविता को पढ़ने के बाद वह कहता है कि ओहो हो, ये तो बहुत ही मधुर कविता थी। अर्थात मस्तिष्क द्वारा स्वयं की क्रियाओं का उसने क्या किया? निरीक्षण किया। तो इस प्रकार से यह आत्मनिरीक्षण कहलाता है। अब आत्मनिरीक्षण विधि के लिए कितने चरण होते हैं? आपने ये कविता पढ़ी तो आत्मनिरीक्षण कितने चरण में किया? तो विलियम वुंट ने बताया था इसके 3 चरण होते हैं। पहला है बाह्य वस्तु का प्रत्यक्षण, बाह्य वस्तु का प्रत्यक्षण, अर्थात ये कविता है वह आपके लिए क्या हो गई? बाह्य वस्तु होगी। जब इसका पाठ कर रहे हैं, पाठ करने के बाद आप में क्या उत्पन्न होगी? मनोदशा उत्पन्न होगी। अर्थात इसको कह सकते हैं बाह्य वस्तु का आपने प्रत्यक्षण किया, तो प्रत्यक्षण से हमेशा क्या उत्पन्न होती है? मनोदशा। तो प्रत्यक्षण से मनोदशा का उत्पन्न होना, प्रत्यक्षण से मनोदशा का उत्पन्न होना। अब आप में मनोदशा जो उत्पन्न हुई उसका आप क्या करेंगे? स्वयं निरीक्षण करेंगे। तो तीसरा चरण हो जाएगा मनोदशा का स्वयं निरीक्षण करना। तो ये 3 चरण हैं, वह आत्मनिरीक्षण विधि के हैं, पूछे जा सकते हैं। देखिए आजकल एग्ज़ाम है वह बहुत टिपिकल हो गए हैं, तो आपको थोड़ा सा है वह आपको टेक्निकल बनना पड़ेगा और एडवांस बनना पड़ेगा। इसी विधि की बात करें आगे, तो इस विधि का उपयोग क्या होगा? कहाँ कहाँ ये विधि उपयोग में लाई जाती है? तो ये भी आपको याद रखना है। आत्मनिरीक्षण विधि का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, और एक मनोवैज्ञानिक था, उसने आवश्यक तत्व भी बताए थे, उसकी भी बात करेंगे। अभी मैंने बात की वो चरण थे, 3 चरण थे। इसके बाद उपयोग और इसके बाद तत्व की बात करेंगे। तो इसका उपयोग होता है अनुभवों के पुनः स्मरण से, अनुभवों का पुनः स्मरण करना, अनुभवों का पुनः स्मरण, इसमें भी आत्मनिरीक्षण विधि काम आती है। और दूसरा है भावनाओं का मूल्यांकन करना, स्वयं की, ठीक है ना, दूसरों की नहीं करनी है आपको, भावनाओं का मूल्यांकन करना। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपको किसी व्यक्ति पर क्रोध आ गया और क्रोध आने के बाद 10 मिनट बाद आप इस क्रोध किया उस व्यक्ति पर, और आप अनुभव क्या करेंगे? आपकी जो भावना थे उनका मूल्यांकन करेंगे कि मैंने तत्कालीन समय पे सही कार्य नहीं किया। तो ये भी आत्मनिरीक्षण विधि कहलाती है। अब ये तो उपयोग हो गए। अब आत्मनिरीक्षण के लिए कितने आवश्यक तत्व है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके लिए 6 तत्व है। ये 6 तत्व बताने वाले व्यक्ति थे जॉन लॉक। आत्मनिरीक्षण के 6 तत्वों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। और ये 6 तत्व कौन से हैं वो समझें। किसी भी व्यक्ति के सामने कोई न कोई घटना होती है, इसी घटना को कहा जाता है
बाह्य वस्तु का प्रत्यक्षण। इस घटना का आप अध्ययन करेंगे 4 चीज़ों के आधार पर। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी होंगी? इस घटना का अध्ययन करेंगे आप सामाजिक मानक के अनुसार। तो दूसरा तत्व क्या हो गया? सामाजिक मानक। सामाजिक मानक के बाद आपके खुद के जीवन मूल्य। जीवन मूल्य, तो तीसरा घटक हो गया जीवन मूल्य। चौथे घटक की बात करें तो फिर आप में कौन सी मनोवृत्ति है? आपकी जैसी मनोवृत्ति होगी वैसी मनोदशा उत्पन्न होगी। मनोवृत्ति के बाद सता सत, यानी कि सत और असत, मतलब क्या अच्छा और क्या बुरा, उस सता सत की अनुभूति होती है। और इतना सब करने के लिए आप में क्या होनी चाहिए? बौद्धिक क्षमता होना जरूरी है। तो आत्मनिरीक्षण के कितने तत्व है? घटना, सामाजिक मानक, जीवन मूल्य, मनोवृत्ति, सतासत की अनुभूति और बौद्धिक क्षमता। ये 6 तत्व दिए गए थे। वह किसके द्वारा दिए गए थे? जॉन लॉक के द्वारा। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा आत्मनिरीक्षण का तत्व है या नहीं है। अब अगली विधि की ओर चले। दूसरी छोटी सी है, वो है गाथा वर्णन विधि। गाथा वर्णन विधि। अब गाथा वर्णन विधि है, उसको एक लाइन में क्या नाम दे सकते हैं वह भी आपको याद रखना है। इसको कह सकते हैं पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा जोखा तैयार रखना या तैयार करना। या तो आपके पूर्व अनुभव है या फिर पूर्व अनुभव के अलावा आपका जो पूर्व का व्यवहार है, उस व्यवहार का लेखा जोखा तैयार करना। ठीक है, लेखा जोखा तैयार करना यही कहलाता है गाथा वर्णन विधि। मतलब एक व्यक्ति से पूछा जाता है उसके व्यवहार के बारे में, वह उसको याद करके अपने व्यवहार के बारे में बताता है, उसके पूर्व अनुभव या पूर्व व्यवहार को याद करके बताता है। अर्थात गाथा वर्णन विधि है वह किस पर आधारित है? सबसे ज़्यादा स्मृति पर आधारित विधि है, स्मृति पर आधारित। अब इसके बारे में प्रश्न 2 ही आएंगे, ये ध्यान रख ले। पहला तो इसका नाम हो गया पूर्व अनुभव या व्यवहार का लेखा जोखा तैयार करना, लेकिन यह किस प्रकार की विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है। किस प्रकार की विधि है? आत्मनिष्ठ विधि है। अब इस आत्मनिष्ठ विधि है, इसका मतलब यह पूरी तरह से वैज्ञानिक नहीं है। इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, एक ही प्रश्न इस पे आया है जो उल्टा था कि ऐसी कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है जो मूल रूप में उपयोग में नहीं होती है, केवल पूरक रूप में उपयोगी होती है। तो यह एक विधि है जिसका उपयोग पूरक विधि के रूप में होता है। तो ये प्रश्न जरूर याद रखें। इस विधि का उपयोग मूल विधि के रूप में कभी नहीं होता। इसका उपयोग किस रूप में होता है? पूरक विधि के रूप में होता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि है जिसका उपयोग मूल विधि के रूप में नहीं होता, हमेशा पूरक विधि के रूप में होता है? तो ये कौन सी है? गाथा वर्णन विधि। तीसरी विधि आती है, वह अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है और आपके टीचिंग मेथड में भी आ सकती है, वह है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि के लिए भी आपको एक पंच लाइन याद रखनी है। प्रयोगात्मक विधि का मतलब होता है पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना। पूर्व निर्धारित, देखिए लाइनें आपको याद रखनी है। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन करना। मानव व्यवहार का अध्ययन करना। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो गई? दशाएं पहले से ही निर्धारित है कि अगर ऐसा हो तो व्यक्ति किस प्रकार का व्यवहार करेगा। अर्थात पूर्व निर्धारित दशाओं में अगर किसी मानव के व्यवहार का अध्ययन करे तो यह कहलाती है प्रयोगात्मक विधि। अब यह एक वस्तुनिष्ठ विधि है, लेकिन इसी का दूसरा नाम दिया गया है नियंत्रित निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। तो यह इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट, नियंत्रित निरीक्षण विधि। नियंत्रित शब्द क्यों आया? तो दशाएं पहले से ही निर्धारित है, उन दशाओं में एक बालक किस प्रकार का व्यवहार करता है
इसलिए नियंत्रित निरीक्षण विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब यहाँ देखिए, किससे संबंधित अध्ययन करने के लिए ये काम आती है, मतलब ऐसे कौन कौन से पक्ष है जिनके अध्ययन के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो एक तो है प्रेरणा, इंपॉर्टेंट, अभिप्रेरणा या प्रेरणा का अध्ययन करना है, इसी विधि का उपयोग किया जाएगा। अधिगम का अध्ययन करना है, अर्थात व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन करना है, तो यही काम आएगी। अनुबंधन का अध्ययन करने के लिए भी प्रयोगात्मक विधि काम आएगी, पावलोव का प्रयोग आपने देखा होगा। और संवेगात्मक अनुक्रियाओं के संबंध में अध्ययन, संवेगात्मक अनुक्रियाएं, तो इसमें ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रयोगात्मक विधि का अधिकतर उपयोग किसमें किया जाता है, प्रेरणा के अध्ययन के लिए, अधिगम के अध्ययन के लिए, अनुबंधन के अध्ययन के लिए और संवेगात्मक अनुक्रिया के अध्ययन के लिए प्रयोगात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। इस विधि में कार्यकरण संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। कार्यकरण संबंध का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट, और किस प्रकार का अध्ययन, वैज्ञानिक अध्ययन। अब ये कार्यकरण शब्द आया तो कार्यकरण का मतलब क्या हो गया कि एक कार्य है वह किस कारण से हुआ, समझ ले। कार्यकरण का मतलब क्या होता है कि एक कार्य है वह किस कारण से हुआ। कार्य का मतलब क्या हो गया, अनुक्रिया, और करण का मतलब कारण क्या है, तो कारण हो गया उद्दीपक। तो किसी उद्दीपक के कारण ही अनुक्रिया होती है, इसी विधि की बेसलाइन है। अब इसका इंपॉर्टेंट प्रश्न की प्रयोगशाला विधि है वह किस पर आधारित होती है, तो यह SR परंपरा पर आधारित होती है। SR परंपरा पर, इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, एस टाइप बॉन्ड है वह सबसे पहले किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने। एस टाइप थ्योरी नहीं दी थी, एस टाइप बॉन्डिंग की व्याख्या की थी वो थॉर्नडाइक ने की थी। लेकिन एस टाइप लर्निंग थ्योरी कौन सी है, तो वो पावलोव की थ्योरी हो जाएगी। तो यहाँ SR परंपरा है, मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया है, वह दोनों ही चीजें इसमें जरूर आएंगी। तो समझ लें, कार्यकरण का संबंध, कार्य और करण, इन दोनों का संबंध कौन से सिद्धांत से है, SR, कार्य और करण अर्थात उद्दीपक और अनुक्रिया। अब यह विधि है, इसके कितने चर होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि प्रयोगशाला विधि है उसके चरण की बात करें, चर की बात करें तो कितने प्रकार के चर होते हैं। बिल्कुल एक लाइन आपको याद रखनी है, चर क्या होते हैं, तो ये तो पहले ही हमने पढ़ा दिया है। अब यहाँ एक तो आएगा स्वतंत्र चर, प्रयोगशाला विधि, और प्रयोगशाला विधि में ही दूसरा आएगा आश्रित चर। इसकी व्याख्या अधिगम सामान्य परिचय भाग 2 में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें क्या इंपॉर्टेंट देख ले। स्वतंत्र चर क्या होता है, तो स्वतंत्र चर होता है उद्दीपक। जो उद्दीपक काम में लिया जाता है वो स्वतंत्र चर है, अर्थात इसकी मात्रा को बढ़ाया भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। जैसे ही इसकी मात्रा को बढ़ाया घटाया जा सकता है तो होने वाली क्रिया है वो भी बढ़ेगी या घटेगी। तो आपकी क्रिया किस पर आधारित है, उद्दीपक पर। तो उद्दीपक स्वतंत्र चर है। तो आश्रित चर कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा अनुक्रिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रयोगशाला विधि में स्वतंत्र चर कौन सा होता है, उद्दीपक, ये जरूर याद रखना है। और इसी को कहा जाता है कार्य, और इसी को कहा जाता है करण। तो कार्यकरण संबंध आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें एक प्रश्न पूछा गया था, इस विधि में किसका अध्ययन किया जाता है, तो इस विधि में आश्रित चर पर, आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव का, आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसको। मतलब स्वतंत्र चर को बढ़ाने या घटाने से आश्रित चर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो स्वतंत्र चर पर आश्रित चर का प्रभाव नहीं है, इंपॉर्टेंट स्वतंत्र चर है, इसलिए आश्रित चर पर स्वतंत्र चर के प्रभाव का अध्ययन किस विधि में किया जाता है, तो यह किस विधि में किया जाता है, प्रयोगशाला विधि में। अब देखें, प्रयोगशाला विधि में आप प्रयोग कर रहे हैं
तो इस प्रयोग को कितने प्रकार से कर सकते हैं, यह भी अगला इम्पोर्टेंट है। इस प्रयोग को करने के लिए आप 3 प्रकार के उपाय कर सकते हैं या 3 प्रकार की व्यूह रचना कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आएगा नियंत्रित परीक्षण विधि। छोटे में समझ ले इसको, नियंत्रित परीक्षण विधि। इस प्रकार से आप अध्ययन कर सकते हैं प्रयोगशाला विधि में। अगर ये नहीं होता तो नियंत्रित समूह विधि, नियंत्रित समूह विधि, और ये भी नहीं होता तो तीसरा होता है चक्र समूह विधि। चक्र समूह विधि। इसमें तीसरा ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है, अधिकतर शिक्षा में इसी प्रकार का प्रयोग किया जाता है। नियंत्रित परीक्षण विधि में क्या होता है, छात्रों का एक समूह बना दिया और एक समूह बनाने के बाद उनके सामने एक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए, तो सम्मिलित रूप से सभी छात्रों पर इस उद्दीपक का क्या प्रभाव पड़ता है, यह तो कहलाएगा नियंत्रित परीक्षण विधि। नियंत्रित समूह विधि में आपको 2 समूह बनाने होते हैं। इसमें एक तो होता है प्रयोगात्मक समूह, प्रयोगात्मक समूह, और दूसरा समूह होता है, वह होता है नियंत्रित समूह। आप किसी उद्दीपक का अध्ययन करना चाहते हैं प्रभाव का, तो आपने 2 समूह बना दिए, एक को तो प्रैक्टिकली काम करवा रहे और एक को थ्योरी पढ़ा के काम करवा रहे, तो ज़्यादा फायदा किस पर होगा, प्रयोगात्मक समूह पे। तो ये कहलाती है नियंत्रित समूह विधि। लेकिन तीसरा समझ ले, 2 समूह हैं, उन 2 समूह को हटा दे और मान लीजिए एक समूह है, पहले वाली कंडीशन है उसको थोड़ा उल्टा कर दे, एक समूह है उस पर 2 उद्दीपकों के अलग अलग प्रभाव का अध्ययन किया जाए, पहला उद्दीपक और ये दूसरा उद्दीपक। पहला उद्दीपक प्रस्तुत करने पर इनके व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ, दूसरा उद्दीपक प्रस्तुत करने पर इनके व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ा, तो यह कहलाता है चक्र समूह विधि। और इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक बार तो इन पर अध्ययन किया गया, प्रशंसा, इन सभी की प्रशंसा की गई, ये पहला उद्दीपक हो गया, और दूसरा है ताड़ना, यानी कि इनको डांटा गया, तब इस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो एक व्यक्ति के समूहों के सामने 2 अलग अलग उद्दीपकों का अध्ययन किया जाए, तब वह कौन सी विधि कहलाएगी, चक्र समूह विधि। तो कुल मिला के इतनी चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। ये पूरा प्रयोगशाला विधि है, उसका पूरा कंसेप्ट हो गया। इस कंसेप्ट को आप स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके देखिएगा तो दिख जाएगा। अगले पे चले, 5वीं विधि, वह है सर्वेक्षण विधि। सर्वेक्षण बहुत छोटा सा ही है ये। सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है, तो 5वीं विधि है सर्वेक्षण विधि। सिंपलेस्ट है, वांछित सूचना एकत्रित कर अनुसंधान करना। आपको जो सूचना चाहिए, वांछित सूचना एकत्रित कर आपको कौन सा कार्य करना है, अनुसंधान करना है। अब इसमें आपको सर्वेक्षण से किसे कहा जाएगा, इसको ही, आगे वाला भाग है वही सर्वेक्षण है। आप सूचना एकत्रित कर रहे हैं, वही सर्वेक्षण होता है। और सर्वेक्षण के कितने तरीके होते हैं, 2 ही तरीके होते हैं। या तो आप प्रश्नावली के द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण कर सकते हैं, या फिर दूसरा है साक्षात्कार द्वारा तथ्यों का एकत्रीकरण कर सकते हैं। तो सर्वेक्षण के कितने टूल्स है, ये पूछा जाए, टूल्स ऑफ सर्वे, तो 2 ही टूल्स है, प्रश्नावली या साक्षात्कार। इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। प्रश्नावली क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, साक्षात्कार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट विधि आती है 6ठी, वह है उपचारात्मक विधि। उपचारात्मक विधि, उपचारात्मक विधि जिसको कहते हैं क्लिनिकल मेथड भी कहा जाता है, इसी को कहते हैं उपचारात्मक मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु कहा जाता है। उपचारात्मक मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु, ठीक है, ये लाइन आपको याद नहीं रखनी है। लेकिन यह विधि कब काम आती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में। आचरण संबंधी जटिलताओं को दूर करने में। आचरण संबंधी जितनी भी जटिलताएं हैं, इन जटिलताओं को आपको दूर करना है,
तो इनको दूर करने के लिए कौन सी विधि काम आएगी? उपचारात्मक विधि। इससे संबंधित प्रश्न समझें। इसका प्रयोग मूलतः किस पर किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है समस्यात्मक बालकों पर। एक तो आएगा समस्यात्मक बालक, ठीक है। इन समस्यात्मक बालक है उसमें व्यवहार संबंधी जो मूल कारण है उसके समस्यात्मक होने के जो मूल कारण है उनका पता लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, इस विधि में क्या किया जाता है? तो समायोजन संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए, समायोजन संबंधी समस्याओं को सुलझाने में, जितनी भी समायोजन संबंधी समस्याएं हैं उनको सुलझाने में यह विधि काम आती है। इसलिए समायोजन संबंधी समस्याओं हेतु तकनीक शास्त्र इसे कहा गया है। और इस विधि का प्रारंभ किससे होता है? तो इस विधि का प्रारंभ तो किससे होता है? निदान से होता है, डायग्नोस से। लेकिन समापन पूछा गया है, यह विधि कैसे समाप्त होती है? तो इस विधि का समापन है वह किससे होता है? बालक के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर। वेरी इंपॉर्टेंट, बालक के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाकर। ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। ये प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? तो उपचारात्मक विधि का ध्येय क्या है? तो समस्यात्मक बालक है उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना ही इनका ध्येय है। अब आगे बढ़ते हैं अपन मनोविज्ञान के स्कूल। सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमने पहले पढ़े थे, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के कौन कौन से स्कूल है इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। फिर भी एक बार जो पॉइंट छूटे हैं, सामान्य परिचय 2 में बताना था लेकिन नहीं बता पाए। मनोविज्ञान के स्कूल में हम एक एक बात करते हैं। सबसे पहला स्कूल आता है संरचनावाद। देखिएगा क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला स्कूल आता है संरचनावाद। संरचनावाद के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे? तो मनोविज्ञान का सबसे प्राचीनतम भी है और मनोविज्ञान का सबसे पहला क्रमबद्ध स्कूल कौन सा है? तो संरचनावाद है। इसी संरचनावाद को और भी नाम दिए गए हैं। इसको बोला गया है अंतर्निरीक्षणवाद। अंतर्निरीक्षणवाद भी कहा गया है। देखिए वीडियो 1 घंटे का है इसलिए बिल्कुल आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। और इसी को कहा गया है अस्तित्ववाद। पहले संरचनावाद के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था, आज पूरे अध्ययन के साथ चलेंगे। इसी संरचनावाद को अंतर्निरीक्षणवाद भी कहा गया है, अस्तित्ववाद भी कहा गया और एक पॉइंट और भी आता है उसकी भी व्याख्या करेंगे। संरचनावाद का जनक किसे कहा जाता है? तो साइकोलॉजी में 2 शब्द आते हैं। एक तो आता है संरचनावाद का जनक है विल्हेम वुंट, जिसको बोलते हैं विलियम वुंट। वास्तव में जनक तो यही था, लेकिन जैसे इसने अपना अध्ययन शुरू किया 1920 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और 1920 में ही इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था ई.बी. टीचनर। देखो कंसेप्चुअल क्या याद रखना है। अगर आपके परीक्षा में दोनों ही प्रश्न आते हैं विल्हेम वुंट और ई.बी. टीचनर तो प्रश्न डिलीट हो जाएगा, या ऑप्शन में आपका दोनों ही होंगे। अगर विल्हेम वुंट आता है तो विल्हेम वुंट सही करना है, और संरचनावाद के जनक में टीचनर आता है तो टीचनर को सही करना है। तो संरचनावाद है वह विल्हेम वुंट द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन इसकी सही व्याख्या ई.बी. टीचनर ने की थी। इस संरचनावाद की स्थापना कहाँ पे हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी अमेरिका के कोरेनल यूनिवर्सिटी में, कोरेनल विश्वविद्यालय अमेरिका। तो संरचनावाद का जन्म कौन से देश में हुआ था? अमेरिका में हुआ था। और विलियम वुंट का नाम आते ही एक चीज आपको याद रखनी है, पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला इन्होंने खोली थी। ये ठीक है। यह किससे संबंधित था? तो चेतना के अध्ययन से, चेतना की अनुभूति से। ठीक है, चेतना का अध्ययन करना है वह संरचनावाद का विषय था। और विलियम वुंट ने इसके लिए प्रयोगशाला विधि बनाई थी चेतना के अध्ययन के लिए ही। और विधि कौन सी प्रतिपादित की थी? अंतर्दर्शन विधि या आत्मनिरीक्षण विधि है।
चेतना का अध्ययन करने के लिए ही इसका निर्माण किया गया था। और विलियम बुंट के अनुसार चेतना के कितने तत्व होते हैं? सबसे पहला ये समझना है, चेतना के कितने तत्व होते? 3 तत्व बताए थे। एक तो बताया था संवेदना, चेतना का एक तत्व संवेदना बताया। दूसरा बताया चेतना का एक तत्व होता है प्रतिमा, और तीसरा तत्व बताया था अनुराग। विलियम बुंट के अनुसार चेतना के 3 तत्व होते थे, और इसके साथ एक वर्ड और जोड़ा था जिसको बोला था भाव, लेकिन संवेदना और भाव को एक में ही ले लिया। संवेदना एक आत्मनिष्ठ तत्व है, जबकि भाव है वो किस प्रकार का तत्व है? वस्तुनिष्ठ है। ये भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, चेतना का अध्ययन करने के बाद चेतना के 3 तत्व बताए। इन 3 तत्वों में से संवेदना आत्मनिष्ठ तत्व है और भाव है वो वस्तुनिष्ठ तत्व है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भाव है, चेतना का जो भाव होता है, उस भाव की कितनी विमाएं होती है बताया था, और इसी को नाम दिया था भाव का त्रिविमीय सिद्धांत। देखिए, चेतना के 3 तत्व है ये, ठीक है ना, ये याद रखिए। चेतना के 3 तत्व है, ये भी आपको याद रखना, और चेतना की विशेषताएं अलग है। ये 3 तत्व बताए हैं। अब भाव तत्व है जो संवेदना के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी कितनी विमाएं होती है? 3 विमाएं होती है, इसलिए इसको कहते हैं भाव का त्रिविमीय सिद्धांत। और भाव का त्रिविमीय सिद्धांत देने वाले व्यक्ति कौन थे? ईबी टिचनर एंड विलियम बुंट, दोनों ने सम्मिलित रूप से दिया था। वह कौन कौन से 3 भाव हैं, कौन कौन से 3 विमाएं हैं भाव की? तो एक बताया था उत्तेजना शांत, उत्तेजना होती है, उसके साथ एक वर्ड जोड़ा उत्तेजना शांत विमा। दूसरा तनाव शिथिलन, तनाव शिथिलन, ये दूसरी विमा। और तीसरी विमा दी थी वह है सुख देने वाला और दुख देने वाला, यानी कि सुखद, और एक नाम दिया दुखद। तो ये भाव की 3 विमाएं हैं, ये चेतना के 3 तत्व है। और चेतना की विशेषताएं बताने वाला, चेतना की कितनी विशेषताएं होती है? तो चेतना की विशेषताओं की बात करें तो चेतना की 2 विशेषताएं बताई थी। वह किसने बताई थी? विलियम बुंट ने, ठीक है। चेतना की विशेषताओं की बात करें तो विलियम बुंट के अनुसार चेतना की कितनी विशेषताएं होती थी? 2। चेतना का कोई न कोई गुण होता था, और चेतना की कोई न कोई क्या होती थी? तीव्रता होती थी, इंटेंसिटी। तो चेतना की 2 विशेषताएं किसने बताई थी? विलियम बुंट ने। लेकिन उनके शिष्य हुए टीचनर, उन्होंने चेतना की 4 विशेषताएं बताई। ये 4 आपको याद रखनी है। गुण तीव्रता के साथ उन्होंने जोड़ा चेतना की स्पष्टता भी होती है और चेतना की अवधि भी होती है। तो ये 2 विशेषताएं, तीसरी और चौथी विशेषता जोड़ने का काम किसने किया? टीचनर ने। और पहली और दूसरी विशेषताएं बताने का काम किसने किया? विलियम बुंट ने। फिर याद रख लें, ये होगी चेतना की विशेषताएं। इन चेतना की विशेषताओं के आधार पर ही विलियम बुंट का जो अध्ययन था उसको आगे टीचनर ने बढ़ाया, और टीचनर के इस कार्य के कारण ये सब कार्य किए, तब इस सिद्धांत का नाम पड़ गया संरचनावाद, को बोला जाता है कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग। कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग नहीं है भाई, मीनिंग है, MEANING। तो कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग ये किसने दिया था? तो ये दिया था ईबी टीचनर। अर्थ संदर्भ सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना, हिंदी में अर्थ संदर्भ सिद्धांत, यही संरचनावाद है। लेकिन अर्थ संदर्भ सिद्धांत है वो किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ईबी टीचनर से। और यह किसका दूसरा नाम है? संरचनावाद का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग बिल्कुल याद रखें। अब अगले पॉइंट पे आते हैं। जैसे ही संरचनावाद खत्म हुआ, संरचनावाद के बाद आ गया प्रकार्यवाद। ये भी आप पढ़ चुके हैं। प्रकार्यवाद का प्रणेता कौन था? तो संरचनावाद से थोड़ा सा अलग हुआ, और संरचनावाद से अलग होकर इन्होंने कहा था कि चेतना का अध्ययन नहीं करना है। किसका अध्ययन करना है? चेतना के कार्यों का,
ऐसा वाद जिसमें चेतना के कार्यों या चेतना की उपयोगिता का अध्ययन करना है, वह क्या बन गया? प्रकार्यवाद। उसमें चेतना का अध्ययन किया जाता, चेतना की संरचना का, और इसमें चेतना के कार्यों या चेतना की उपयोगिता का अध्ययन किया गया, इसलिए इसको क्या बोला गया? प्रकार्यवाद। कौन कौन से संबंधित है इससे मनोवैज्ञानिक वो ध्यान रखें। प्रकार्यवाद कहाँ पे दिया गया? शिकागो यूनिवर्सिटी। शिकागो यूनिवर्सिटी कहाँ पे आती है? तो शिकागो यूनिवर्सिटी का संबंध अमेरिका से है। किस किस ने दिया? तो ये नाम भी आपको थोड़े से रट लेने हैं। ये है विलियम जेम्स। देने वाला व्यक्ति तो कौन था? विलियम जेम्स इंपॉर्टेंट है। विलियम बूंट और विलियम जेम्स ने एक साथ काम किया था। विलियम जेम्स ने कहा कि चेतना का अध्ययन नहीं करना है, चेतना के कार्यों का अध्ययन करना है, लेकिन इनके साथ और कौन से थे? तो एक आता है H.A. कार, ये नाम आता है। एक नाम आता है जॉन ड्यूवी। परियोजना विधि में इसका नाम आप बिल्कुल सुनेंगे, जॉन ड्यूवी। जॉन ड्यूवी के साथ एक नाम आता है जेम्स एंजिल। जेम्स एंजिल का भी प्रकार्यवाद से संबंध रहा है, तो ये हो गया जेम्स एंजिल। इतने लोग हैं वह प्रकार्यवाद से संबंधित थे। अब प्रकार्यवाद में किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखें, एक व्यक्ति कार्य करता है, तो व्यक्ति कार्य क्यों करता है? एक व्यक्ति कार्य करता है तो वह व्यक्ति वो कार्य क्यों करता है? सबसे पहला तो ये है। और क्या कार्य करता है, क्या कार्य करता है और क्यों कार्य करता है, इसी के आधार पर ही इन्होंने अपना अध्ययन किया। और उन्होंने लास्ट में कहा कि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है तो उसमें दो कंसेप्ट बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक तो है उद्दीपन का महत्व, उद्दीपक के कारण ही कार्य करता है, और दूसरा है प्रेरणा की महत्ता, यानी कि प्रेरणा की महत्ता या महत्व। प्रकार्यवाद में किसको सबसे ज़्यादा बल दिया गया? उद्दीपन पर और प्रेरणा पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया। और अगर पूछ ले कि प्रकार्यवाद किसका अध्ययन करता है, शॉर्ट में पूछ ले, तो प्रकार्यवाद किसका अध्ययन करता है? व्यक्ति की समायोजन योग्यता का अध्ययन। प्रकार्यवाद का उद्देश्य क्या था? तो व्यक्ति की समायोजन योग्यता का अध्ययन करना, समायोजन योग्यता का अध्ययन करना। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि प्रकार्यवाद में चेतना के कार्यों का अध्ययन तो किया ही जाता था, लेकिन इसका मूल उद्देश्य क्या था? समायोजन की योग्यता का अध्ययन करना। तो ये प्रकार्यवाद से संबंधित इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट है, वह आता है व्यवहारवाद। इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ पॉइंट छूटे हैं, उसकी भी बात करेंगे। व्यवहारवाद, व्यवहारवाद के बारे में वही आपको एक नाम याद होगा, J.B. वॉटसन। तो ये भी ज़रूर याद रखें। अब सन पूछा जाता है, तो एक तो 1913 आता है, एक 24 भी आता है, लेकिन परीक्षा में आपको व्यवहारवाद कब अस्तित्व में आया, 1913 है, उसको राइट कर देना है। संरचनावाद और प्रकार्यवाद के विरोध में इसको दिया गया था। इन्होंने कहा संरचनावाद है वह भी कोई काम का नहीं है, और दूसरा कहा था प्रकार्यवाद है, प्रकार्यवाद भी कोई काम का नहीं है। इन्होंने क्या कहा? तो जरूर याद रखें, इन्होंने कहा था कि व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना है, न कि चेतना का, न कि चेतना के कार्यों का। और ये अध्ययन इन्होंने कहाँ किया था? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। व्यवहारवाद कहाँ दिया गया था? जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, यानी कि जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में इसको दिया गया था। अब इन्होंने क्या किया वो समझे। इसी व्यवहारवाद को देखिए, मनोविज्ञान में दो टाइप के फोर्स काम आते हैं। फोर्स मतलब ये साइंटिफिक नहीं है। मनोविज्ञान के आधारभूत सिद्धांत में एक तो आता है मनोविज्ञान का प्रथम बल किसे कहा गया है, प्राइमरी फोर्स, और एक कहा गया मनोविज्ञान का द्वितीय बल किसे कहा गया, यानी कि सेकेंडरी या सेकेंड फोर्स किसे गया है, जिसके आधार पर मनोविज्ञान आगे बढ़ा। तो मनोविज्ञान का प्रथम बल तो कहा जाता है सिगमंड फ्राइड के सिद्धांत को, और वो कौन सा सिद्धांत हो गया? मनोविश्लेषण का सिद्धांत। और मनोविज्ञान का द्वितीय बल, सेकेंड फोर्स, जिसने मनोविज्ञान को बहुत आगे बढ़ा दिया, वह कौन सा है? व्यवहारवाद।
अब इन्होंने व्यवहार का अध्ययन किया और व्यवहार के अध्ययन के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए वो समझे। एक तो अपना यहाँ प्रेक्षण, व्यवहार के अध्ययन के लिए प्रेक्षण, प्रेक्षण के द्वारा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। प्रेक्षण के बाद आता है अनुबंधन, अनुबंधन के द्वारा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और तीसरा है परीक्षण के द्वारा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो व्यवहार अध्ययन की 3 विधियों की चर्चा की, प्रेक्षण, अनुबंधन और परीक्षण, व्यवहार का अध्ययन करते रहें। अब इनके साथ साथ कितने मनोवैज्ञानिक आते हैं तो इनके नाम जरूर देखें। व्यवहारवादी कौन से थे और परवर्ती व्यवहारवादी किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ कुछ नाम लिख रहा हूँ। पावलोव, पावलोव का नाम भी व्यवहारवाद में आता है। थॉर्नडाइक का नाम भी व्यवहारवादियों में आता है। B.F. स्किनर, चार्ल्स स्किनर नहीं है, B.F. स्किनर का नाम भी व्यवहारवादियों में आता है। एडविन गुथरी है, वह भी व्यवहारवादियों में आता है। हल, ये भी व्यवहारवादियों में आता है। टॉलमैन, यह भी व्यवहारवादियों में आता है। अर्थात इतने व्यक्ति है वह व्यवहारवादी है, इनको याद रखना है। लेकिन स्किनर, गुथरी और हल, स्किनर, गुथरी और हल, इन तीनों को कहा जाता है परवर्ती व्यवहारवादी, परवर्ती व्यवहारवादी कहा जाता है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि परवर्ती व्यवहारवादी किसे कहते हैं, तो स्किनर, गुथरी और हल को परवर्ती व्यवहारवादी कहा जाता है। लेकिन एक प्रश्न आप इसमें से गुथरी वाला है उसको थोड़ा सा डीप लें। गुथरी, गुथरी ने क्या काम किया वो समझे। एडविन गुथरी का नाम आता है। एडविन गुथरी ने एक सिद्धांत दिया था सीखने का, सिंगल ट्रायल लर्निंग, सिंगल ट्रायल लर्निंग। ये सिंगल ट्रायल लर्निंग इकहरा प्रयास अधिगम, इकहरा प्रयास अधिगम, यह सिद्धांत किसने दिया था, एडविन गुथरी ने। और एडविन गुथरी का योगदान क्यों इंपॉर्टेंट है, उन्होंने क्या कहा वो ध्यान दें कि सीखने में अभ्यास का कोई महत्व ज़्यादा नहीं है, अर्थात सीखने में प्रयासों का महत्व ज़्यादा नहीं है। एक ही प्रयास में व्यक्ति सीख सकता है, इसलिए इकहरा प्रयास अधिगम दिया। जैसे कि पेंसिल पकड़ना, पेंसिल पकड़ना, माचिस जलाना, ये एक प्रयास में ही सीखा जाता है। लेकिन बाद में इसने कहा कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनके लिए बहुत ज़्यादा अभ्यास की आवश्यकता होती है, जैसे कि साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, इसके लिए अभ्यास ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ इकरार प्रयास है, उसकी आउटकम क्या था, उसने कहा क्या वो समझे कि एक बालक पढ़ता है तो उसको 2 तरीके से पढ़ाया जाना चाहिए। एक तो साधारण विषय वस्तु होती है और एक कैसी होती है, जटिल विषय वस्तु। साधारण विषय वस्तु को समझाने के लिए प्रयास हैं उनकी संख्या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक ही प्रयास में सिखा देना चाहिए। और जटिल विषय वस्तु है उसके लिए ही किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, अभ्यास का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये एडविन गुथरी का सिद्धांत था, इकरार प्रयास, जिसको बोलते हैं सिंगल ट्रायल लर्निंग। अब नेक्स्ट आता है वह गेस्टाल्टवाद है। गेस्टाल्टवाद आप पढ़ चुके हैं, फिर भी समझ लें गेस्टाल्टवाद क्या कहता है, जिसको बोलते हैं पूर्ण कारकवाद, पूर्ण कारकवाद। और पूर्ण कारकवाद गेस्टाल्ट कौन सी भाषा का शब्द है, जर्मन का, और इसकी शुरुआत हुई थी 1913 में। 1913 में ही गेस्टाल्टवाद शुरू हुआ था। तो पूर्ण कारकवाद 1913 में आया था, गेस्टाल्टवाद 1912 में, ठीक है ना। 1912 में गेस्टाल्टवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी, जर्मनी में। इनका कहना था कि चेतना का भी अध्ययन नहीं करना है, व्यवहार का भी अध्ययन नहीं करना, बल्कि चेतना और व्यवहार दोनों का ही अध्ययन करना है। गेस्टाल्टवाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या कहती है कि एक व्यक्ति की चेतना का भी अध्ययन किया जाए, चेतना के कार्यों का भी अध्ययन किया जाए और व्यक्ति के व्यवहार का भी अध्ययन कर दिया जाए। अर्थात इसी को बोला जाता है व्यवहार की संपूर्णता, व्यवहार की संपूर्णता। और इस पर फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन आया था इंग्लिश में कि गेस्टाल्टवाद के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है, पूर्ण रूप से या अंश से।
तो पूर्ण रूप से ही राइट करके आ गए। यहाँ पे इसने कहा है व्यवहार की संपूर्णता कब आती है, तो अंश से पूर्ण की ओर होती है। अंश से किसकी ओर चलता है, पूर्ण की ओर। अर्थात व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो सबसे पहले उस समस्या के अंशों को देखेगा, फिर उसका एकीकरण करेगा, फिर उसकी पूर्णता को देखेगा और फिर क्या करेगा, समाधान करेगा। तो इसमें सीखा कैसे जाता है, अंश से पूर्ण की ओर सीखा जाता है। तो उसमें ऑप्शन था बी ऑप्शन, वो सही निकला था, लेकिन करके आए थे सब सी करके आए थे। ऐसा एक ऑप्शन में था पूर्ण से अंश की ओर सीखता है या पूर्णता में सीखता है, तो पूर्णता में नहीं सीखता, अंश से पूर्ण की ओर सीखता है, फ्रैक्शन में सीखता है, फिर इनका इंटीग्रेशन करता है, फिर पूरा सिनेरियो बनता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझे। इसका प्रवर्तन किसने किया था, तो इसका प्रवर्तन करने वाले व्यक्ति कौन थे, मैक्स वर्दाइमर। गेस्टाल्टवाद का प्रवर्तन मैक्स वर्दाइमर ने किया था। फिर कोपका, कोहलर और कुर्ट लेविन तीनों इसके साथ ही आते हैं। लेकिन पूर्ण कारकवाद में मैक्स वर्दाइमर, कोपका और कोहलर तीनों ने चिंतन बताए थे। इंपॉर्टेंट, चिंतन कितने प्रकार का होता है, जब कोई व्यक्ति है वो सूझ के आधार पर सीखता है, तो चिंतन के 3 प्रकार बताए थे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 प्रकार कौन से थे, तो ए टाइप थिंकिंग, एक तो था ए टाइप थिंकिंग, दूसरा है बी टाइप थिंकिंग और तीसरा सी नहीं है भाई, है ना, तीसरा है वाई टाइप थिंकिंग। यानी कि ए प्रकार का चिंतन, बी प्रकार का चिंतन और सी नहीं है, वाई प्रकार का चिंतन है। गेस्टाल्टवाद में इन 3 चिंतनों का क्या अर्थ है वो समझे। ए टाइप चिंतन का मतलब है ऐसा चिंतन जो सीधा लक्ष्य प्रेरित हो, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही आप कोई क्रिया करें, वह चिंतन क्या कहलाता है, ए टाइप चिंतन। बी टाइप चिंतन मतलब यांत्रिक तरीके से सोचे, आपका जो यांत्रिक चिंतन होता है, मैकेनिकल थिंकिंग होती है, इसी को क्या बोला, बी टाइप। और वाई टाइप है वह सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ऐसा चिंतन जिसमें प्रयत्न एवं भूल की प्रधानता होती है। ऐसा चिंतन जिसमें प्रयत्न एवं भूल की प्रधानता होती है, वह चिंतन क्या कहलाता है, वाई टाइप। तो बिल्कुल याद रखें, ए टाइप चिंतन, बी टाइप चिंतन और वाई टाइप चिंतन। ए टाइप सीधा लक्ष्य प्रेरित होता है, बी टाइप यांत्रिक चिंतन होता है और वाई टाइप होता है वह प्रयत्न एवं भूल की प्रधानता पर आधारित होता है। तो ये गेस्टाल्टवाद या पूर्ण कारकवाद की बात की अपन ने। अब गुथ्री ने क्या कहा वो भी बात कर ली अपन ने। अब आता है हार्मिक उपागम। हार्मिक उपागम, हार्मिक उपागम यही मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत से संबंधित है और यह देने वाले व्यक्ति कौन थे, मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने ही हार्मिक संप्रदाय को जन्म दिया था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा याद रखें, हार्मिक जिसको बोलते हैं HORMIC, हार्मिक, यह ग्रीक भाषा के एक शब्द से बना है, हॉर्म से, HORME। इस हॉर्म का मतलब होता है वृत्ति होता है। हॉर्म का मतलब क्या होता है, वृत्ति। इस वृत्ति का अर्थ भी समझ लें। इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि उद्देश्यपूर्ण व्यवहार हेतु, उद्देश्य पूर्ण व्यवहार हेतु, व्यवहार हेतु व्यक्ति में कोई न कोई क्या पाई जाती है, मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। उद्देश्यपूर्ण व्यवहार हेतु व्यक्ति में मूल प्रवृत्ति पाई जाती है। और मूल प्रवृत्ति को मैकडूगल ने क्या कहा वो समझे, जन्मजात मनोदेहिक प्रवृत्ति। जन्मजात मनोदेहिक, मनोदेहिक प्रवृत्ति, जन्मजात मनोदेहिक प्रवृत्ति मूल प्रवृत्ति को कहा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई थी, 14। लेकिन उसके अनुसार 7 मूल प्रवृत्तियां प्रमुख होती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताई तो 14 थी लेकिन 7 प्रमुख मूल प्रवृत्तियां कौन सी होती है यह आपको याद रखना है। 14 तो है लेकिन अपने सिद्धांत में उसने कहा था, हार्मिक थ्योरी में उसने क्या कहा वो समझे। हार्मिक थ्योरी का मतलब होता है
7 मूल वृत्तियाँ होती है। वृत्ति, मूल वृत्ति की बात की थी 7, तो ये 7 कौन कौन सी थी वो देख लें। 7 मूल प्रवृत्ति में उसने बताया था अस्वीकृति, एक मूल प्रवृत्ति होती है अस्वीकृति। दूसरी मूल प्रवृत्ति होती है लड़ाई करने की, जिसको बोलते हैं युद्ध करने की इच्छा। मैं यहाँ लड़ाई ही लिख देता हूँ, लड़ाई। लड़ाई करने के बाद एक आती है आत्म दृढ़ कथन, आत्म दृढ़ कथन। इनके संवेग आपको बिल्कुल याद होंगे। आत्म दृढ़ कथन के बाद आती है उत्सुकता, उत्सुकता, यह मूल प्रवृत्ति थी। इसके बाद आता है मातृत्व पितृत्व, ये इन्होंने जो नाम दिए थे उसको लिख रहे हैं हम। मातृत्व पितृत्व 1 2 3 4 5। इसके बाद आता है आत्म अपमान, सम्मान वर्ड यूज नहीं किया था इसने, आत्म अपमान। और इसके बाद वर्ड यूज किया था उसने, वह है उन्मुक्ति, उन्मुक्ति। तो ये 7 मूल प्रवृत्तियां बताने के बाद ही उन्होंने 7 और मूल प्रवृत्तियां दी थी। तो यहाँ पूछा जा सकता है कि हार्मिक उपागम जब मैकडूगल ने दिया तो उसमें से निम्न में से कौन सी 7 में कौन सी मूल प्रवृत्ति है वो प्रमुख है। तो ये 7 प्रमुख थी और उसने कहा था कि मूल प्रवृत्तियां हैं वह किसी सीमा तक जाते जाते ग्रुप ब्रेन यानी कि समूह मस्तिष्क में परिवर्तित हो जाती है। सॉरी, समूह मस्तिष्क का अवधारणा देने वाला व्यक्ति भी कौन था? मैकडूगल। अब ये समूह मस्तिष्क क्या होता है तो समझ लें। मान लीजिए एक पॉकेट मारे, इसने पॉकेट चुराया और एक व्यक्ति ने कहा मारो यूं, और वहाँ पे भीड़ खड़ी है, तो भीड़ है वो बिना सोचे समझे इनको मारने लगती है, चाहे यह उसकी मूल प्रवृत्ति हो कि नहीं हो। तो एक ऐसी सीमा जहाँ मूल प्रवृत्तियाँ हैं वह एक सीमा तक सब लोगों में पाई जाती है, इसी को नाम दिया समूह मस्तिष्क। तो ये भी आपको याद रखना है। मनोविज्ञान के इतने पार्ट्स के बाद लास्ट में एक चीज़ और बता देते हैं कि गुथरी का जो इखरा प्रयास था उसमें एक उसने कहा था कि जो बुरी आदतें हैं उन आदतों को छुड़ाने के लिए गुथरी ने कितने उपाय बताए थे। ये इंपॉर्टेंट है। आदतों से छुटकारा पाने के लिए एडविन गुथरी के 3 सिद्धांत काम करते हैं। इसमें एक तो आता है सीमा विधि, सीमा विधि को बोलते हैं थ्रेशहोल्ड मेथड। सीमा विधि के बाद आता है थकान विधि, थकान विधि। और थकान विधि के बाद तीसरा जो इसके बारे में एक प्रश्न पूछा गया था, परस्पर विरोधी उद्दीपन, परस्पर विरोधी उद्दीपन। देखिए एडविन गुथरी है वो ज़्यादा किताबों में नहीं मिलता है, फिर भी आपको यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश की जा रही है। इसको समझ लें कि सीमा विधि क्या होती है, थकान विधि क्या होती है और परस्पर विरोधी उद्दीपन क्या होता है। सीमा विधि का मतलब क्या हो गया, जिसके कारण उसकी बुरी आदत है उस उद्दीपन की या उद्दीपक की तीव्रता को कम करना। उद्दीपक की तीव्रता को धीरे धीरे कम करते जाइए, उसकी बुरी आदतें छूट जाएंगी। और इसके लिए कहा था डर और क्रोध। इसको छुड़ाने के लिए हमेशा किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? सीमा विधि, थ्रेशोल्ड मेथड बोलते हैं। थकान विधि का मतलब है जो बुरी आदत है उसको कई बार कराइए, बार बार करवाना। बार बार करवाने से उससे क्या होगा, वो थक जाएगा और कहेगा भाई ये तो नहीं करना, यानी कि थकान विधि कहलाती है। लेकिन परस्पर विरोधी उद्दीपन, यह प्रयोग था एडविन गुथरी का एक कॉलेज छात्रा पर। एक कॉलेज छात्रा पर इसने अध्ययन किया था कि जब भी वह किताब पढ़ती है तो बाहर से कोई आवाज़ आती है या आवाज़ें आती है, उसके आसपास सराउंडिंग ऐसा मोहल्ले में रहती है जहाँ आवाज़ें आती रहती है, तो उसका ध्यान है वो केंद्रित नहीं हो पाता। तब गुथरी ने क्या किया, वो समझे, किताब पढ़ रही है उसकी कोर्स की, आवाज़ आती है तो उसको ध्यान है वो भटक जाता है। तो गुथरी ने क्या किया, उसको मनोरंजक किताबें भी पढ़ने का एक काम किया। मतलब एक तो उसकी कोर्स की किताब और ये मनोरंजन की किताब, यानी कि दोनों किस प्रकार के हैं, परस्पर विरोधी है, जिसका कोर्स से कोई संबंध नहीं है। लेकिन मनोरंजक किताबें पढ़ने के साथ उसको इतना आनंद आने लगा कि बीच में जो आवाज़ थी वो उसको सेंस ही नहीं हो रही थी। धीरे धीरे ये उसकी आदत पड़ गई कि किताब पढ़ने से ये आवाज़ है वो सेंस नहीं होती थी। फिर साथ में ये प्रयोग वापस दोहराया कि उनको कोर्स की किताबें दी गई तो उसका ध्यान है वह अब क्या होने लगा, केंद्रित होने लगा।
तो इसका प्रयोग और इसका प्रयोग दोनों परस्पर विरोधी उद्दीपन है, इसका प्रयोग करके उसने इन आदतों को छुड़वा दिया। तो ये सामान्य मनोविज्ञान था, उसका जो परिचय था, उसका बेसिक था, भाग 3 समाप्त हुआ। हो सकता है इसमें थोड़ा सा और बच गया हो, लेकिन फिर भी आप हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आपके पास ज़्यादा नॉलेज है। पढ़ते रहिए, कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू।